मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीईसी के इस सेशन में। तो जैसा कि मैंने मॉड्यूल 1 केमिस्ट्री का ख़त्म कर दिया था, उसके बाद मैंने बोला था आप सभी को कि हम आपके सामने लेके आएंगे मॉड्यूल 1 का वीवीआई क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस का संग्रह लेके आया हूँ आप सभी के सामने। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे कुछ, और आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए जल्दी से इस चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आने की संभावना है। देखिए, तो क्यों ना पहले हम लोग ये समझे कि आपका फॉर्मेट एग्जाम का क्या होता है। देखो, तो जो आपका 70 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें से आपके 9 क्वेश्चंस उसमें दिए हुए रहते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि 9 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक। देखिए क्या था, क्या है यहाँ पे, द मार्क्स आर इंडिकेटेड, मतलब राइट इस साइड में आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर का क्वेश्चन हो, वो मार्क्स लिखे रहेंगे, ठीक। उसके बाद 9 क्वेश्चंस होते हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर में। 9 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 क्वेश्चंस होते हैं आपके केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से 5 क्वेश्चंस का आंसर देना मैंडेटरी होता है। 5 क्वेश्चन का आंसर देना मैंडेटरी होता है, वो कोई भी आप दे सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन जो होता है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए जरूरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। बाकी 8 क्वेश्चन में से आप किन्हीं 4 का जवाब दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो क्या होता है यहाँ पे, है ना कि चौथे नंबर में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। उसके बाद सिंबल्स यूज्ड इफ देयर हैव यूजुअल मीनिंग, सब कोई क्वेश्चन है उसमें अगर स्टार का सिंबल दिया हुआ है या फिर कोई और सिंबल दिया हुआ है, उसका कोई मीनिंग होता है, उसके लिए वो दिया होता है। तो यहाँ तक क्लियर होगी। 70 नंबर का पेपर होता है उसमें आपको, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं 3 घंटों में। 1 नंबर क्वेश्चन जो होता है आपका वो कंपलसरी होता है। और देखो, एक पहला नंबर क्वेश्चन जो होता है वो आपको या तो एमसीक्यू आएगा, नहीं तो वन लाइनर आएगा। वन लाइनर्स भी आ सकते हैं, तो वन लाइनर भी मैंने 1-2 में डाला हुआ है, जो कि आप देखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो, डिफाइन डाइपोल मोमेंट। अब भाई डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट में क्या है, 2 वर्ड्स आ रहे हैं, डाई और पोल। डाई मीन्स 2 होता है, और पोल तो आपको पता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ध्रुवीय। मतलब डाइपोल मतलब क्या हुआ, द्वि ध्रुवीय, ठीक। अब हमें समझना है कि द्विध्रुवीय मोमेंट क्या होता है। तो देखो क्या है, डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बता रहा है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट जो है सेपरेशन ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड का मापन होता है, मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, और यह भी बताता है कि मॉलिक्यूल के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि एंड इट डिटरमाइंस हाउ अ मॉलिक्यूल इंटरेक्ट्स विद एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्लियर यहाँ पे क्या है, देखो, आपको ये आप नोटबुक में अपने नोट कर लेना इसका डिफिनीशन। मैं आपको इसको हिंदी में एकदम सही से बताता हूँ। देखो, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मीन्स द्विध्रुवीय, डाई मीन्स द्वि, और पोल मतलब ध्रुव। द्विध्रुवीय जो मोमेंट होते हैं वो जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड को का जब मेजरमेंट करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और यह इन्वॉल्व भी होता है किस चीज में, मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का के साथ, उसमें यह संपर्क जो बनाता है मॉलिक्यूल्स का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आपका आता है, ये क्वेश्चन आपका वन लाइनर नहीं है, या 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, आपका बीबीआई क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग आंसर्स में आते हैं। राइट द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सब पोस्टुलेट लिखना है आपको काइनेटिक थ्योरी का। इसके 5 पोस्टुलेट से जो कि मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। पहला नंबर पोस्टुलेट आपका क्या था, देखिए यहाँ पे पहला नंबर पोस्टुलेट क्या है, द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर स्मॉल एंड वेरी फार अपार्ट। इसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे कण के बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम विच अ गैस ऑक्युपाइज इन एम्प्टी स्पेस। अब इसका जो ज्यादातर वॉल्यूम होता है वो गैस ऑक्युपाई करता है खाली जगहों में। मतलब पहला पोस्टुलेट आपका ये कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और ये जो है मतलब खाली जगहों में बहुत ज्यादा वॉल्यूम गैस का ही होता है। मतलब जो खाली जगह एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उनका जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो गैस ही नॉर्मली करता है। पहला पोस्टुलेट आपका ये हो गया। दूसरा पोस्टुलेट आपका क्या है, देखो, दूसरा पोस्टुलेट आपका क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होता है, मतलब वो कंटिन्यूअसली एक फिक्स मोशन पे चलते हैं। जस्ट एज मेनी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन एज इन एनी अदर। मतलब कि जैसे एक मॉलिक्यूल सेम अगर एक डायरेक्शन में चल रहा तो सारे मॉलिक्यूल्स उसी डायरेक्शन में चलेंगे, फिर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में चल रहा तो उसी डायरेक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स चलेंगे। देखो, और वही यहाँ पे बता रहा है कि कांस्टेंट रैंडम मोशन में चलते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। तीसरा क्या, मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं, ठीक।
मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर्स के साथ भी ये इसका कोलिजन होता है, जो कि है कोलिजन विथ द वॉल्स अकाउंट फॉर द प्रेशर ऑफ गैसेस। प्रेशर ऑफ गैसेस के लिए कोलिजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका कहता है तीसरा पोस्टुलेट। तो तीसरा पोस्टुलेट का कहने का मतलब ये है कि जो कोलिजन होते हैं उनके लिए प्रेशर ऑफ गैसेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला आपका था मॉलिक्यूल्स जो होता है छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, और वो मतलब जो ज्यादा वॉल्यूम जो होता है वही खाली जगहों में गैस ही ऑक्युपाई करते हैं। दूसरा आपका कहता है कि गैस मॉलिक्यूल जो रैंडम कांस्टेंट मोशन के होते हैं, और ये अगर एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में चला तो सारे मॉलिक्यूल्स उसी डायरेक्शन में चलेंगे। तीसरा आपका कह रहा है मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के थ्रू करते हैं, ठीक। अब चौथा आपका वन कोलिजन ऑकर्स, द मॉलिक्यूल लूज नो काइनेटिक एनर्जी। इतना ही तक आप लिखोगे फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि मेन टॉपिक आपका इतना ही है कि जब कोलिजन होता है तो मॉलिक्यूल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी को लॉस नहीं करते, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी के ही पोस्टुलेट्स को पढ़ना है हमें। तो इतना लिख दो कि जब कोलिजन होता है तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी का 1% भी लॉस नहीं होता, मतलब नहीं होता। दैट इज द कोलिजन आर सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। इसी वजह से कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कहा जाता है। वन लाइनर में आपका ये आ सकता है क्वेश्चन कि कोलिजन्स को हम लोग क्या कहते हैं। अब कोलिजन्स आर सेड टू बी परफेक्टली डैश, तो डैश में आप लोग डाल देना इलास्टिक, ठीक, क्लियर। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस देयर इज सम आउटसाइड इंटरफेस। देखो अब इसका जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो तब तक सेम रहता है जब तक कि कोई बाहरी चीज से उसका इंटरेक्शन नहीं हो, मतलब बाहरी इंटरफेस से उसका जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक उसका काइनेटिक एनर्जी एकदम कांस्टेंट रहेगा, एकदम सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज वो कभी वैरी नहीं करेगा, ठीक। पांचवा पोस्टुलेट आपका क्या करता है, द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑन अनदर एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन। अब इसमें कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन मतलब जो चिपकना, रिपल्सन मतलब फेंकना, तो ये इसके बीच में नहीं होता है। कब तक नहीं होता है, जब कॉलिजन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो बिटवीन कॉलिजन दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। अब जब कॉलिजन होता है तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक लाइन में चलते हैं। मैंने पहले ही पोस्टुलेट में आपको बताया था कि दूसरे पोस्टुलेट में कि वो जब एक मॉलिक्यूल एक तरफ जाएगा तो सारे मॉलिक्यूल्स उसी लाइन में मूव करेंगे। हाँ, और यही चीज को पांचवा आपका पोस्टुलेट क्लियर कर रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है, क्लियर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए आपके लिए ये वीवीआई होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखिए तीसरा क्या, एक्सप्लेन द टर्म्स हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। मैंने आपको एक लेक्चर में हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ाया था कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं, ठीक। तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ते हैं। हार्ड वाटर इज कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देख अब हार्ड वाटर क्या कंटेन करता है, हार्ड वाटर कंटेन करता है लार्ज अमाउंट, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन होता है हाई कंसंट्रेशन होता है। किसका, मिनरल्स का। मिनरल्स क्या होते हैं, तो जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनका जो हाई कंसंट्रेशन कंटेन करेगा वो होगा हार्ड वाटर, जो लो अमाउंट में और लो कंसंट्रेशन कंटेन करेगा वो होगा सॉफ्ट वाटर। देखो तो इसमें आप एक चीज डिफरेंस भी एक नंबर में पूछ सकता है कि हार्ड वाटर, आप स्टार बनाना है, हार्ड वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा, ठीक। और इसमें क्या लिखोगे, सॉफ्ट वाटर कंटेन्स लो अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ठीक। पहला नंबर ये। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। देख एक तो आपको ये आ सकता है कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या हो सकता है, ये आपका वन लाइनर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। फिर आपका लॉन्ग आंसर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो मैं भी वो भी आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपका ये क्वेश्चन छूटे ही ना। अब आप फिर बाद में आप ये ना बोलो कि भाई आपने तो ये नहीं पढ़ाया कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का पढ़ाया था, लेकिन एग्जांपल दिया था उसका, लेकिन आपने उसका डिफरेंशिएट नहीं किया था उसको, मतलब आपने उसका डिफरेंस नहीं बताते क्या अंतर होता है। अब एक और डिफरेंस लिखो। देखो हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर कंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। एक देख, एक लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ, इसमें आप लिख सकते हो ये लोअर कंसंट्रेशन कंटेन करता है, ठीक, लोअर कंसंट्रेशन, क्लियर। चल देखो एक बार थॉरोली समझ लो इसको कि हार्ड वाटर जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल कंटेन करता है, जैसे कि हो गया आपके कैल्शियम मैग्नीशियम। सॉफ्ट वाटर जो है लो अमाउंट करते हैं, वो उनमें भी मिनरल्स होते ही हैं, जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम, इसका भी एग्जांपल हो गया। अब एक और चीज़ है कि इसमें हायर कंसंट्रेशन होता है हार्ड वाटर में और लोअर कंसंट्रेशन होता है सॉफ्ट वाटर में, ठीक, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा जरूरी इन चीज़ों का स्किप करना नहीं है कभी, ठीक है। देखो इसमें आया क्या, राइट अ नोट ऑन द एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन्स। एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी होगा मेरे ख्याल से कि भाई एलोट्रॉप्स होते क्या हैं, ठीक। देख वन और मोर फॉर्म्स ऑफ अ केमिकल एनर्जी
chemical element that can exist in a state physical state. अब देखो एक और मोर मतलब एक और एक से ज्यादा जो केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गए, कार्बन हो गए, वैसे ही कार्बन का इलेक्ट्रोपी है, वैसे ऑक्सीजन का होगा, हाइड्रोजन का हो सकता है। तो जब एक और एक से ज्यादा सेम फिजिकल प्रॉपर्टी जिनके होते हैं, सेम केमिकल एलिमेंट के, उनके जो जिनके पास डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें कि एटम के साथ बॉन्ड बनाता है उसी, और वो देख इसमें सबसे ज्यादा यूज करता है जो एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वो उन्हीं को हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम होगा उसका, ठीक। उसके बाद उनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं सेम हो, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि वो एटम के साथ बॉन्ड फिक्स है कि बनाएगा ही, नो डाउट कि नहीं बनाएगा। एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स। अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज आ रहा है कि एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन के बारे में पूछा है इसमें, तो एलोट्रॉप्स मैंने आपको समझा दिया। अब एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन भी समझ लो। कार्बन जो हो गया एक एलिमेंट विथ एन एटॉमिक नंबर 6, सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नो डाउट, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है कार्बन को, ये भी सबको पता है, ठीक। इन द पेरियोडिक टेबल में ही है, नॉर्मल सी बात है, पेरियोडिक टेबल में ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बोरोन, कार्बन, तो 6 नंबर पे ये आता है और इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है पेरियोडिक टेबल में। इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट वी सी अराउंड अस। नॉर्मल सी बात है, ये हमारे चारों तरफ कार्बन को हम लोग महसूस करते हैं कि कार्बन से बनी हुई चीजों को देखते हैं, ये हमारे नॉर्मल लाइफ में काफी जरूरी चीज है कार्बन, ठीक। जैसे ऑक्सीजन जरूरी है वैसे कार्बन भी जरूरी है। कार्बन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स विच शो एलोट्रॉपी। मैंने बोला था आपके बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनमें एलोट्रॉपी होता है, मतलब सेम नंबर होगा उनका एलिमेंट नंबर, पीरियोडिक नंबर में वो सेम जगह पे आते होंगे, लेकिन उनका जो है प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। वैसे ही इसमें भी दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एमोर्फस और क्रिस्टलिन। एमोर्फस और क्रिस्टलिन, देख एमोर्फस का क्या मतलब होता है? एमोर्फस का मतलब होता है जिनका जो है साइज जो है वो फिक्स नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। एमोर्फस का मतलब होता है अनाकार, अनाकार, ठीक। और क्रिस्टलिन का मतलब क्या होता है? जिनका कोई सही साइज होता है, मतलब फिक्स साइज, ठीक है, क्लियर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलिन, जिनका एक फिक्स साइज होता है, और जो एमोर्फस होता है उनके फिक्स साइज नहीं होते, वो अनाकार होते हैं, क्लियर। तो एक हो गया इसी में आपको एलोट्रॉप से डायमंड, और एक है ग्रेफाइट, ठीक है, समझ में आ गया कि देख कार्बन के पास दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एमोर्फस, क्रिस्टलिन। एमोर्फस वो हो गया एमोर्फस जो कि कोई आकार का नहीं होता, और क्रिस्टलिन वो जिनमें कोई आकार, जिसका कोई शेप होता है, ठीक। चलो बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्री एनर्जी। अब भाई सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एनर्जी क्या होता है? देख फ्री एनर्जी तो मैंने पढ़ा था आपको, जब कोई फ्री केमिकल रिएक्शन होता है तब इंथैल्पी चेंज बॉन्ड को, इंथैल्पी चेंज एक बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए और नए बॉन्ड बनाने के लिए उपयोग की गई ऊर्जा के बीच का अंतर जो होता है वही फ्री एनर्जी होता है। मतलब इंथैल्पी चेंज, उसी को तोड़ने के लिए जो ब्रेक बॉन्ड को तोड़ता है और नया बॉन्ड बनाता है, ठीक, वही फ्री एनर्जी का यूज होता है। फ्री एनर्जी इज द एनर्जी इन अ सिस्टम वी हैव अवेलेबल टू डू वर्क आफ्टर रिएक्शन। मैंने भी बताया कि पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा तो नया बॉन्ड बनाएगा, तो वो भी एक रिएक्शन ही हुआ ना, तो उसी में जो अवेलेबल एनर्जी हमारे पास होता है उसी को फ्री एनर्जी बोलते हैं। थिंक अबाउट इट। अब कोई चीज सोचो, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, द इंथैल्पी चेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक बॉन्ड एंड मेक न्यू वंस। पहले ही मैंने आपको बताया कि इंथैल्पी चेंज को अंतर जो बताता है वो जब पुराने बॉन्ड को तोड़ के नया बॉन्ड बनाता है, तो इंट्रोपी चेंज इन द एनर्जी कॉस्ट ऑफ द रिएक्शन। इसमें इंट्रोपी चेंज जो होता है वही जो है रिएक्शन के लिए जवाबदेह ही होता है, वही जो है रिएक्शन को टेक प्लेस कराता है, रिएक्शन को वही जो है बनाता है, मतलब उसी की वजह से रिएक्शन होता है। यहाँ तक क्लियर? चलो इसको भी नोट कर सकते हो आप लोग अपने नोटबुक में। इसके बाद हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीवीआई क्वेश्चंस के बताया था कि वन लाइनर्स होते हैं, तो वन लाइनर्स में एक देखो, ये आपका वीवीआई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, कि ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिक्स है कि पूछेगा ही आपके एक नंबर में। विच क्वांटम नंबर स्पेसिफाई शेप ऑफ ऑर्बिटल। इसमें सोचना क्या, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपने पढ़ा ही होगा, नो डाउट 110% पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो दिमाग में इसको बैठा लो कि जब भी शेप ऑफ ऑर्बिटल है अजीमुथल क्वांटम नंबर आएगा, जब भी शेप ऑफ ऑर्बिटल है क्या आएगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर ही आएगा, नो डाउट। चलो 7वें नंबर की तरफ बढ़ो। व्हाट इज एन ऑर्बिटल? ऑर्बिटल क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको एक चीज पढ़ा था लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्यूअल नेचर के होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक। तो अब ऑर्बिटल जो है वही वेव नेचर और लोकेशन को जो बताता है, इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर और लोकेशन उसका कहाँ पे है। एक इस जैसे ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, तो इनका जो लोकेशन होता है उसी के लोकेशन और वेव नेचर को बताने के लिए जो है, ठीक, एक सेकेंड, उसी के वेव नेचर को बताने के लिए जो
होता है उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव नेचर होगा और जो लोकेशन होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वो कहाँ पे रहेगा, उसी को ये बताता है, और उसी का कैलकुलेशन और उसी को खोजने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। इन एटॉमिक theory and quantum mechanics, an atomic orbital is a function describing the location and wave-like behavior of an electron in atom। मैंने बताया आपको अभी, इसको पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बताया क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्बिटल जो है वो फंक्शन है जो कि बताता है इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन और इलेक्ट्रॉन्स का क्या बताता है, वेव नेचर बताता है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन स्पेसिफिक रीजन अराउंड द एटम्स न्यूक्लियस। मैंने अभी आपको बताया कि एटम के न्यूक्लियस के पास में, एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास में जो इलेक्ट्रॉन्स को खोजने का और उसके कैलकुलेशन का जो काम होता है वह यही फंक्शन करता है। ठीक है, ऑर्बिटल देख फिर से समझ लो एक बार थॉरोली। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्यूअल नेचर के होते हैं, एक पार्टिकल नेचर के और एक वेव नेचर के। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स को जो मतलब उनका लोकेशन खोजने का और उनका जो वेव नेचर होता है ये प्रूफ करने का जो फंक्शन होता है वो ऑर्बिटल ही करता है, और यही जो है कैलकुलेशन भी लगाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब एक एटम का जो फिक्स इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल फिक्स है कि हर एक एटम में होगा, तो उसी में जो होता है उसको फाइंड करने के लिए जो है किसी भी एक एटम में ऑर्बिटल ही फंक्शन करता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखो, व्हाट इज सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या है? यह एक क्वांटम स्टेट को दूसरे क्वांटम स्टेट में के संभावित संक्रमण को रोकता है। मतलब जो एक क्वांटम स्टेट है उसको दूसरे क्वांटम स्टेट में जो पॉसिबल ट्रांजिशन है उसको ये रोकता है, मतलब उसका ये खंडन करता है। यही यहाँ पे दे रहा है, ए सिलेक्शन रूल और ट्रांजिशन रूल फॉर्मली कॉन्स्टेंस द पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू अनदर। यही मैंने आपको बताया कि यह जो है एक क्वांटम स्टेट को दूसरे क्वांटम स्टेट में संभावित संक्रमण को रोकता है। मतलब जो संभावित पॉसिबिलिटी जो होता है इंटरफेस का पॉसिबल ट्रांजिशन जो होते हैं उन्हीं को ये कांस्टेंट करता है। मतलब कांस्टेंट का मतलब ही रोकना होता है। ठीक है, क्लियर है? देखो डी ब्रोजील्स थ्योरम मैंने आपको एक बताया था लेक्चर में, तीसरे या चौथे लेक्चर में मैंने बताया था कि डी ब्रोजील्स का थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि द डी ब्रोजील इक्वेशन स्टेट द मैटर कैन एक्ट एज वेव मच लाइक लाइट एंड रेडिएशन विच आल्सो बिहेव्स एज वेव एंड पार्टिकल। वही यहाँ पे दे रहा है कि लाइट और रेडिएशन का एक मैटर होता है, मतलब जो कि वेव की तरह, देखो वेव की तरह कोई चीज एक्ट करता है मैटर, जिसमें कि लाइट और रेडिएशन है, और वो जो है वेव और पार्टिकल की तरह ही मतलब एक्ट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द इक्वेशंस फर्दर एक्सप्लेन दैट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी डिफ्रेक्टेड जस्ट एज बीम ऑफ लाइट। अब ये भी बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के बीम होते हैं सेम वैसे ही टूटते हैं जैसे कि बीम ऑफ लाइट। मतलब बीम ऑफ लाइट का जो बीम होता है जैसे वो डिफ्रैक्ट होता है, सेम वैसे ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफ्रैक्ट होता है। यहाँ पे तो कोई टॉर्च है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे डिफ्रैक्ट करेगा, लेकिन ये तो आपको पता है कि लाइट का जो बीम होता है वो उसको टुकड़ों में बांट देता है, खंडन कर देता है। जैसे किसी चीज पड़ेगा तो उसको तोड़ के इधर उधर छिटक जाएगा, वैसे ही ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी छिटकते हैं। ठीक है, चलो आज के 10वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। और वो क्वेश्चन मैं आपको मेरे ख्याल से हर एक लेक्चर में हर एक बार मैंने उस चीज के बारे में आपको बताया, नो डाउट कि नहीं बताया होगा। अगर मैं गलत हूं तो जाके आप लेक्चर देख सकते हो वहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको हर एक बार जब इस चीज का चर्चा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको बताया कि आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट नंबर पर रखा है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, नो डाउट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर इसे एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ। इसीलिए मैंने इतना लंबा गैप छोड़ कर रखा कि मैं खुद से इसको आपको समझाऊंगा। ठीक, देखो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो प्लस इलेक्ट्रिक, फोटो हो गया लाइट, इलेक्ट्रॉन्स, फोटो हो गया लाइट इलेक्ट्रॉन्स। अब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लाइट के प्रेजेंस में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ प्रोसेस इन विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी? लाइट, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वन लाइनर है तो सिंपली आप लिख सकते हो इट इज अ प्रोसेस इन विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर? चलो, और इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तक पढ़ सकते हो। इन तीनों में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज दी गई है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गई। तो आज ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका यहीं पे ये क्लास समाप्त होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो। जल्द से जल्द हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए। और अभी तक आपके दोस्तों को अगर नहीं पता इस चैनल के बारे में तो जरूर बताओ, उन्हें भी हमारा वीडियो शेयर करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।